फिक्र की शुरुआत भारत ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील से, जो कि ट्रंप के टैरिफ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से करारा जवाब है। ध्यान से देखिएगा, आज ये बहुत बड़ी खबर है। आज भारत ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया को बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। ये दुनिया के एक ताकतवर देश के अनप्रिडिक्टेबल राष्ट्रपति के फैसलों से निपटने का सबक है, और ये दो महाशक्तियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 18 वर्ष बाद वो कर दिखाया है जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ही उनके फैसलों पर घेरा जाएगा। सोचिए, अगर यूरोप का एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट टैरिफ के चक्कर में लटका रहेगा। घेरा जाएगा कि नहीं घेरा जाएगा? अगर यूरोप की गाड़ियां सस्ते में भारत में बिकेंगी तो अमेरिकी गाड़ियां वहां क्या करेंगी? डिटेल बताने वाले। ट्रंप भारत पर अलग से 25% टैरिफ लगाकर झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने कूटनीतिक संतुलन का रास्ता चुनते हुए अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिशनल ट्रस्टेड पार्टनर यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित डील कर दी है। भारत ईयू की डील ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। भारत ने ट्रंप की टैरिफ तलवार का जवाब डील वाली ढाल से दिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। वाह, अंग्रेजी में इनको कहते हैं मोमेंटस। इस ऐतिहासिक डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन के हाथों को पकड़कर ऊपर उठा दिया। यह नए भारत के बढ़ते कदम और नए कूटनीतिक संबंधों की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद उर्सुला वॉन डर लेयन ने पीएम मोदी से हाथ बढ़ाने को कहा, दोस्तों की तरह हाथ मिलाया। सभी के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि ये भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों का ऐतिहासिक क्षण है और एक नए युग की शुरुआत। इस डील को ऐतिहासिक और मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, सबको पता होना चाहिए। और ये भारत ने नहीं कहा था, ये सबसे पहले उर्सुला वॉन डर लेयन ने दावोस में कहा था। लेकिन हम आपको बताने वाले, इससे आम भारतीयों को कितना फायदा होगा, इस पर बहुत डिटेल से हम एक एक फाइल खोलने वाले हैं। लेकिन पहले ये देखिए, आखिर ये डील साइन होने के बाद तीनों ने क्या कहा। अब ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उर्सुला वॉन डर लेयन के मुंह से तो बस यही निकला, हमने कर दिखाया, हमने कर दी मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन यहां पर उन्होंने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा जो लोग ट्रेड को वेपनाइज कर रहे हैं, ये उनको जवाब है। इसके बाद ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि यह समझौता दो महाशक्तियों की जीत है। एंटोनियो कोस्टा, जिनको लिस्बन का गांधी, प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको लिस्बन का गांधी कहा जाता है, उन्होंने कहा मैं यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष हूं लेकिन एक प्रवासी भारतीय भी हूं। अपनी जेब से उन्होंने पासपोर्ट निकाल के दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कल ऐतिहासिक क्षण था जब ईयू नेताओं ने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया। इन्होंने यह भी कहा कि भारत डायलॉग से पीस का रास्ता दिखाने की दुनिया को कोशिश करेगा आज के दौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि हम 200 करोड़ लोगों के लिए बाजार तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, 200 करोड़, 2 बिलियन पीपल। उन्होंने कहा मुझे एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि मुझे गोवा से जुड़ी पहचान पर गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया। पीएम मोदी ने कहा दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में नया अध्याय जोड़ रही हैं। अब यहां पर आपको बताना जरूरी है कि इस डील की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ऐतिहासिक डील है उससे आपका फायदा क्या होगा। 18 वर्ष बाद ये भारत और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने अब तक अपने किसी भी पार्टनर के मुकाबले ईयू को सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर दिया है। 90% यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म होगा। 96% है वैसे, या फिर उनमें भारी कटौती की जाएगी। भारत अगले 5 से 10 वर्षों में अलग अलग फेज में इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करेगा। यूरोपियन यूनियन अगले 7 वर्षों में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगी।
इस डील से यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में प्रवेश आसान हो जाएगा। छोटे बच्चे इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको चॉकलेट, पास्ता और बहुत सारी चीजें अब बड़ी सस्ती मिलेंगी। खैर, यूरोपीय कंपनियों को हर साल 4 बिलियन, लगभग 4.7 बिलियन डॉलर्स और 4 बिलियन यूरो इंपोर्ट ड्यूटी की बचत होगी एनुअली। जानकारों के मुताबिक वर्ष 2032 तक भारत में ईयू का एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो सकता है। वहीं इस डील के तहत ईयू अगले 2 वर्षों में भारत को लगभग 54,500 करोड़ रुपए की मदद करेगा। इस डील की सबसे खूबसूरत बात, जो फाइन प्रिंट में कहीं मिस ना हो जाए, ध्यान से देखिएगा, भारत के स्किल को यूरोप में तरजीह दी जाएगी, भारत के स्टूडेंट्स को यूरोप में तरजीह दी जाएगी। अब भारत को अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। अलग अलग लैंग्वेजेस, क्योंकि यूरोप में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। खैर, अब आपको आसान भाषा में बता दें कि आखिर इससे भारत और यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होगा। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। कपड़ा, चमड़ा, जेम्स और ज्वेलरी जैसे भारतीय सामान यूरोप में बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। इस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है ट्रंप के टैरिफ से। फिर निर्यात बढ़ने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। एमएसएमई सेक्टर, भारत की ताकत, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का वीजा और वर्क परमिट आसान होगा। स्किल्ड लोग हैं ये लोग, प्रोफेशनल्स हैं। भारत को ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मशीनरी सस्ते दामों में मिल जाएगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, जिससे देश में निवेश बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में टाइप है। दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रहा है 2030 तक। अब देखते हैं इस डील से यूरोपियन यूनियन को क्या 5 बड़े फायदे हैं। यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारत में लगने वाला 110% टैक्स घटकर 10% तक रह जाएगा। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, 10 साल तक चीजें फेज आउट होंगी। यूरोपीय वाइन, स्कॉच पर आयात शुल्क में भारी कटौती से उनकी भारत में पहुंच बढ़ेगी। यूरोप की कंपनियों को भारत के 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार मिलेगा। भारत की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप की 3 टाइम्स है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड विद अमेरिका, उससे ज्यादा भारत की पॉपुलेशन है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट। यूरोपीय डेयरी उत्पादों और प्रोसेस फूड के लिए भारत के दरवाजे खुलेंगे। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा, क्योंकि यूरोप चीन को एक थ्रेट के तौर पर देखता है और भारत को एक ट्रस्टेड एलाय के तौर पर। काजा कलास और एस जयशंकर, तस्वीरें देखिए। अब इस ऐतिहासिक डील के उस पहलू की बात करते हैं जिससे भारत में महंगी कार के शौकीन कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जो लोग लंबे समय से महंगी यूरोपियन कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए डील गुड न्यूज लेकर आई है। अब भारत में पूरी तरह इंपोर्ट होने वाली यूरोपियन कारें सस्ती में बिकेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। होल्ड इट ऑन। भारत ने यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम कर दी है। अब देखिए क्या होगा। इस समय यूरोपीय देशों की महंगी कारों पर 70 से 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भविष्य में यानी अगले 5 से 10 वर्षों में इसे घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इस डील के तहत हर वर्ष 2.5 लाख कारों पर छूट दी गई है। अब देखिए किन कारों पर छूट मिलेगी। यूरोपीय देशों की ऐसी कारें जिनकी कीमत कम से कम 16 लाख 20 हजार रुपए। इसके अलावा इस मतलब 15,000 यूरो अगर उनके टर्म्स में बात की जाए। इस डील से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी कारें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ये सब अगले 5 से 10 वर्षों में होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अभी इस छूट से बाहर रहेंगी। उन्हें पहले 5 साल तक कोई छूट नहीं मिलेगी ताकि भारत की कंपनियों को नुकसान ना हो, लेकिन 5 साल बाद उन पर ड्यूटी कम होगी। वैसे यूरोप की नजर भारत के कार बाजार पर क्यों है, इसे भी समझ लेते हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, यूएस और चाइना के बाद। हर साल यहां करीब 44 लाख कारें बिकती हैं। भारत के कार बाजार पर जापान की सुजुकी और भारतीय कंपनियों टाटा महिंद्रा का दबदबा है। यूरोपियन कंपनियों की भारत के कार बाजार में हिस्सेदारी 4% से भी कम है, मतलब 44 लाख कारों से भी कम है। जानकारों का मानना है कि 2030 तक भारत का कार बाजार 60 लाख कारों तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए यूरोप की भारत के कार बाजार में निवेश की योजना है। आपको बता दें कि रेनॉल्ट भारत में नई रणनीति के साथ अपनी गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा है। डस्टर तो लॉन्च ही हो गई कल परसों में। वही फॉक्सवैगन ग्रुप अपने स्कोडा ब्रांड के जरिए अगले निवेश की योजना बना रहा है। स्कोडा की भी 4 दिन पहले नई एसयूवी आई है।
वैसे इस डील की चर्चा अमेरिका तक है, होगी, बट ऑफ कोर्स हम क्यों कह रहे हैं कि आज की रात ट्रंप को नींद नहीं आएगी, इसे समझते हैं। देखिए जरा, इस ऐतिहासिक डील से 200 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। यह समझौता दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, तो वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले वर्ष भारत ईयू में 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ और अब इस डील से बर्लिन, रोम और म्यूनिख के बाजार तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की पहुंच हो जाएगी। इस डील को साइन करने के बाद पीएम मोदी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लीन ने क्या कहा, आपको यह जरूर देखना चाहिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. Trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. That's why today's free trade agreement is of historic importance. आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world. रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। देखिए, जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ की तलवार निकाली, प्रधानमंत्री मोदी के 2 मूव्स पूरी दुनिया और ट्रंप के लिए एक मैसेज थे। पहला मूव एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ। दूसरा कदम यह है जिससे भारत अब नॉन अलाइंड नहीं, मल्टीलैटरल अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। मल्टीलैटरल अलायंस। एक तरफ भारत और ईयू में 18 वर्षों के बाद यह डील हुई है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो लगातार कई देशों को धमकी दे रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपने ट्रस्टेड एलाय साउथ कोरिया को भी धमकी दे दी है। कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान, ट्रंप हर देश को धमकाने में लगे हैं। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप को तानाशाह कहा गया, तब भी ट्रंप ने कहा था कि मैं तानाशाह हूं, लेकिन कभी कभी एक तानाशाह की जरूरत होती है। आखिर कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अब से कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एक तानाशाह हैं, लेकिन आज वो अपनी हरकतों से साबित कर रहे हैं कि वो एक पीस प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह दुनिया के देशों को धमका रहे हैं। अमेरिका ने सबसे ताजा धमकी कनाडा को दी है। ये ऐसी तानाशाही है जिस पर दुनिया हैरान है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कनाडा ने उससे F-35 डील नहीं की तो कनाडा के एयर स्पेस में फाइटर जेट भेजेंगे। यह धमकी कनाडा में अमेरिकी राजदूत और ट्रंप के बेहद खास पीट हॉक्स्ट्रा ने दी है। कनाडा ने 2022 में अमेरिका से 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की थी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद कार्नी सरकार डील की समीक्षा कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि कनाडा इस डील से पीछे हट सकता है। इसकी चर्चा कनाडा के मीडिया में भी जोर शोर से हो रही है। वैसे सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक तानाशाही चला रहे हैं। पिछले 1 महीने में ट्रंप ने इस कूटनीतिक तानाशाही से कई देशों को धमकाया है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने कनाडा को धमकाते हुए कहा कि F-35 डील नहीं हुई तो फाइटर जेट भेजेंगे। इसके साथ ही चीन के साथ व्यापार सौदे पर 100% टैरिफ की धमकी दी। ग्रीनलैंड को धमकाते हुए कहा
कि हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, बात मानो नहीं तो कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला को तो धमकाने के बाद 60 मिनट में राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया। इसके अलावा ईरान को किसी भी वक्त हमले की धमकी दी है। वैसे पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए अलग तरह का पागलपन दिखाया है और ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों को ही 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इनके नाम है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। यानी ट्रंप अपनी हरकतों से साबित कर रहे हैं कि आखिर उन्हें धमकीबाज प्रेसिडेंट क्यों कहा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अब कई देश खुलकर अमेरिका की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपनी धुन में सवार है। वो ये भूल गए हैं कि अपनी तानाशाही से वो सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और ये स्नोबॉल होता जा रहा है। ध्यान से देखिएगा ये खबर, क्योंकि शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल हों जिनके जवाब सामने आएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूजीसी के उस विवादित नियम की जिसकी आग शहर शहर फैलती जा रही है। क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, अब तो देश भर में हंगामे का एक्सटेंशन हो चुका है। इस्तीफे हो रहे हैं, सामान्य वर्ग आग बबूला है, सड़कों पर मोर्चा निकल रहा है, लिहाजा सरकार को आज सामने आकर सफाई देनी ही पड़ी। सामान्य वर्ग की तरफ से देश भर में बन रहे दबाव और आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया, मैं भरोसा देता हूं कि कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यूजीसी नियम विवाद में आज काफी आग है। हम आपको एक एक अपडेट बताने वाले हैं। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन लेते हैं। आखिर जनरल कैटेगरी के छात्रों को वो क्या आश्वासन दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर जारी हलचल के बीच जनरल कैटेगरी के छात्र आज सड़कों पर उतर आए, जिसकी तस्वीर आज यूपी, राजस्थान से दिल्ली तक दिखी। विरोध की तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई, जहां छात्रों ने धरना दिया, यूजीसी के खिलाफ नारा बुलंद किया, काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रयागराज में तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतर आए। तिरंगे के साथ उन्होंने जुलूस निकाला, कानून वापस लेने तक का इस तरह का विरोध की चेतावनी दे डाली। उनके अलावा सवर्ण आर्मी ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में छात्रों को हाईकोर्ट के वकीलों का भी साथ मिला। वकीलों ने भी पुतला जलाकर यूजीसी के विवादित नियम के खिलाफ अपना विरोध जताया, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। यूपी की तरह दिल्ली में भी सवर्ण समाज के छात्र एक्शन में दिखे। ये लोग सीधे यूजीसी के दफ्तर पहुंच गए और वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी से मुलाकात की। उन्हें कानून वापस लेने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। विरोध के ऐसे वीडियो कई दूसरे शहरों से भी आए। सवर्ण समाज ने 26 जनवरी को प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि गुस्सा किस कदर भड़क चुका है, आग कितनी फैल चुकी है। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे कानून का क्या मतलब है? ऐसे एक्ट का क्या मतलब है? जो देश में समानता नहीं असमानता पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। भविष्य में ये गृहयुद्ध कराने की स्थिति में खड़ा है कानून। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए चाहिए। ये घोर काला कानून है, तो इसे भी जो है वापस करने, अन्यथा जो है हम डटे रहेंगे। उसके बाद जो है हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सामान्य वर्ग का युवा, सामान्य वर्ग के समस्त लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। अब यह कर रहा है कि ठाकुर ठाकुरे से, ठाकुर बावन से लड़ा है, बावन अहिरे से लड़ा है, अहिरे से लड़ा है। अब ये नियम हो गया भैया। अभी तक तो हम SC ST एक्ट से लड़ रहे थे और आरक्षण से लड़ रहे थे,
अब तो ये हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई, अभी तक हम लोगों ने झेला, अब वो झेलेंगे। 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। देखिए, इस मामले में जहां सामान्य वर्ग के छात्र आंदोलित हैं, वहीं सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बयान भी काफी संभल कर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जब इस पर सवाल हुआ तो वो जवाब देने के बजाय भगवान के जयकारे लगाने लगे। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय से हर नाथ की जय, पतलेश्वर नाथ की जय, भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप इनको? खैर, जगह जगह प्रदर्शन और विरोध की बढ़ती आवाज के बाद आज इस मुद्दे पर केंद्र की सफाई के साथ विपक्ष की राय भी आई है। केंद्र सरकार जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का भरोसा दे रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर सरकार के अंदर ही विरोध है। शिवसेना उद्धव गुट ने इस नियम का विरोध जताया। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, असमानता दूर करने के लिए और असमानता हो रही है। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने यूजीसी के नियम का स्वागत किया। एनएसयूआई के मुताबिक उच्च शिक्षा में हर प्रकार के भेदभाव पर हमें खुलकर सामूहिक रूप से बोलना चाहिए और इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जाहिर है, राजनीतिक दलों की राय पॉलिटिकल नफा नुकसान के आधार पर बटी हुई दिखी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श किया। नए नियमों के अलग अलग पहलुओं पर सरकार ने दोनों कानूनविदों से अहम सलाह ली। आपको बता दें कि इस नियम के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में कुल 20 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अन्य वर्ग को इक्विटी कमेटी से बाहर रखना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। सरकार के अंदर ही इतना अंतर विरोध है तो हमारा विरोध तो स्वाभाविक होगा ही। एजेंसीज गवर्नमेंट की काम करने वाली, बरेली में क्या हुआ, सागर में क्या हुआ, तो विरोध सबका है, पर सरकार तो स्पष्ट करे वो किस रूप में इसको लाना चाहती है। आप कह रहे हैं एक तरफ नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा है? आदित्यनाथ का है ना। तो आदित्यनाथ एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ जातिगत व्यवस्था लागू करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं। हिंदू समाज को बांटने के लिए कानून लेके आ गए। देखिए, कल हमने इसी शो में आपको यूजीसी के विवादित नियम के बारे में विस्तार से समझाया था। जल्दी से एक बार फिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के उन प्रावधानों को देख लेते हैं जिन पर ऐतराज है। रिकैप ध्यान से देखिएगा। पहला, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए जो इक्विटी कमिटीज बनेंगी उसमें एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब शिकायतें सिर्फ एक पक्ष कर सकता है। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव से तो सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के उपाय नहीं है। यह पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तीसरा, झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में इसके दुरुपयोग का डर है। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन के लिहाज से चीजें हो सकती हैं। विरोध करने वालों का यह भी तर्क है कि सामान्य बातचीत या एकेडमिक डिस्कशंस या अकादमिक बहस तक को भेदभाव बताया जा सकता है। इसे रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। यानी चीजें जो हैं वो बहुत जेनरिक हैं। पांचवा, यूनिवर्सिटी में छात्रों के जातिगत आधार पर बंटने का डर है, जो कि यूनिवर्सिटी कल्चर को खराब कर सकता है। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे बजट सत्र पर हुई सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा है। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसकी चर्चा की और यूजीसी नियम के खिलाफ हो रहे विरोध को राजनीतिक बताया। कुल मिलाकर आज इस मुद्दे पर जो हुआ उससे साफ पता चल रहा है कि मामला अभी थमने वाला नहीं है। ना तो छात्र रुकने वाले हैं और ना ही राजनीतिक दलों में हलचल थमने वाली। देश में एक और विवाद पिछले कुछ दिन से काफी गर्म है। इस विवाद के केंद्र में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। यूपी सरकार से उनकी सीधी टक्कर है। यह मुद्दा माघ मेले में उनके स्नान से जुड़ा था, लेकिन अब वहां से आगे बढ़ के आत्मसम्मान की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इस धर्म युद्ध में इस्तीफा भी
दोनों तरफ से हो रहा है। इस्तीफे वाली इस लिस्ट में नया नाम अयोध्या से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का जुड़ गया है। प्रशांत सिंह ने आज सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राज्य के मुखिया का अपमान वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तस्वीर देखिए, राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा सौंपने के बाद वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने उनके इस्तीफे और आंसुओं को नाटक कहा। ये कैसा प्रपत्र कटाक्ष किया। बोले प्रशांत सिंह का इस्तीफा बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के काउंटर में हुआ है। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया था। कहा था ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, मैं आहत हूं, इस्तीफा देता हूं। यूपी सरकार ने आज उन पर एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ जांच बिठा दी। लेकिन यूपी में अब इन 2 इस्तीफों के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या शंकराचार्य बनाम यूपी सरकार की ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई में भी बदल चुकी है? पहले आप क्रिया और प्रतिक्रिया देखिए, फिर आपको आगे बताएंगे कि आज इस लड़ाई में कंप्यूटर बाबा ने माघ मेले में किसकी तरफ से धुनी रमा दी और शंकराचार्य से मिलकर किस बड़े नेता ने कहा लखनऊ दिल्ली की लड़ाई में शंकराचार्य को बीच में लाया जा रहा है। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आदरणीय शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रयाग की धरती से जो समाज और धर्म को बांटने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे राज्य सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी की है, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी की है, हमारे गृह मंत्री जी के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उससे मर्माहत होकर मैंने एक कर्मचारी नियमावली के तहत जो मैं कर सकता हूं, इस्तीफा के अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा जो है, जो कल इस्तीफा हुआ है उसका काउंटर दिखाने की कोशिश है, एक असफल कोशिश है। ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पक्ष में भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे पक्ष में भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये नूरा कुश्ती है, बनावटी इस्तीफा है। जनता इस बात को समझती है कि आपसी समझ के आधार पर यह इस्तीफा दिया गया है। शंकराचार्य और यूपी सरकार के इस धर्मयुद्ध में अब कंप्यूटर बाबा की भी एंट्री हो गई है। माघ मेले से सामने आया उनका ये वीडियो देखिए। कंप्यूटर बाबा ने माघ मेले में ठीक उसी जगह धुनी तप शुरू कर दिया है जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का धरना चल रहा है। कंप्यूटर बाबा ने उन्हें खुलकर अपना समर्थन दिया। वहीं पास में जमीन पर बैठकर वो आज से तपस्या शुरू कर चुके हैं। उनके साथ लगभग 20 और साधु संतों ने भी यज्ञ अनुष्ठान करके शंकराचार्य के लिए पूजा प्रार्थना की। फिक्र के जो भी फैंस कंप्यूटर बाबा के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं कि कंप्यूटर बाबा का असली नाम है नामदेव दास त्यागी। अभी ये दिगंबर अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका नाम था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अहम पद पर भी रह चुके हैं। 2018 में शिवराज सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, जबकि बाद में कमलनाथ सरकार ने उन्हें नदी न्यास का अध्यक्ष बना दिया था। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन किया था, जबकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भोपाल में चुनाव प्रचार किया था। इन्हें कंप्यूटर बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें आधुनिक गैजेट से लगाव है। 2013 में कंप्यूटर बाबा अचानक सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने कुंभ मेले में हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति मांगी थी। खैर, इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन आज शंकराचार्य से मिलने माघ मेले में एक बड़ी सियासी हस्ती गुजरात से पहुंची। शंकर सिंह वाघेला, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला आज शंकराचार्य से मिले, उनका समर्थन किया। आरोप लगाया कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में शंकराचार्य को बीच में लाया जा रहा है।
शंकर सिंह वाघेला गुजरात के बड़े नेता हैं। 1996 में बीजेपी से इस्तीफा दिया था। कहा जाए बीजेपी में एक बहुत बड़ी दरार लाने की कोशिश की थी। अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1997 तक वो राज्य के सीएम रहे। इसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। एनसीपी, जन विकल्प मोर्चा से भी जुड़े रहे। फिलहाल 86 साल के वाघेला ने प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी बनाकर 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। शंकर सिंह वाघेला के अलावा आज मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी शंकराचार्य का समर्थन किया। वो प्रशासन द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगने पर भड़की और इसे पूरी तरह अनुचित कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कथन सीएम योगी के खिलाफ नहीं है। इस पूरे मसले पर अब आप पक्ष विपक्ष में उठ रही आवाजों वाली ये न्यूज रील तो जरूर देखें। ये हठ योग है। जब हमारे संतों को लगता है, वैसे हमारे यहाँ धूनी तो तापी जाती है, पर आज यहाँ पूज्य शंकराचार्य के सानिध्य में इसीलिए धूनी ताप रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से सनातन का अपमान हो रहा है, जिस ढंग से भगवा का अपमान हो रहा है, जिस ढंग से शंकराचार्य धर्माचार्यों के साथ अपमान हो रहा है, इसलिए पूरा संत समाज यहाँ आके खड़ा हो गया है और धूनी ताप करके हठ योग कर करके अपना जो है संत शंकराचार्य के प्रति, धर्माचार्य के प्रति हम लोग जो है वो सनातन धर्म के प्रति हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के अपने अंदर के हिसाब किताब करने का एक दूसरे का एक सिस्टम है। इस हिसाब से योगी जी इनका जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं समझता हूँ कि आपस की लड़ाई में शंकराचार्य जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उसकी निंदा करने के लिए हम यहाँ आए। देखिए अब एक ऐसी खबर जिस पर जबरदस्त टकराव हो रहा है। हिंदू मुस्लिम विवाद वाली चिंगारियां निकल रही हैं। वजह है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की एक ऐसी तैयारी जिसमें विवाद और सवालों की मात्रा ज्यादा है। प्लान है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक विमर्श हो रहा है। विपक्ष से लेकर बीजेपी पर हमले कर रहा है तो मौलाना काफी गुस्से में। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और कमेटी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जल्द फैसला लिया जाएगा। लेकिन दर्शन से पहले धर्म परीक्षण वाले इस मॉडल में बहुत सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस पर हमने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के लिए फिक्र के कुछ प्रश्न तैयार किए। पहला प्रश्न, क्या अब श्रद्धालुओं को रोककर उनका धर्म परीक्षण होगा? दूसरा प्रश्न, क्या मंदिरों और धामों के बाहर अब बैरिकेड लगाकर लोगों का धर्म चेक किया जाएगा? तीसरा प्रश्न, या फिर कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सा श्रद्धालु किस धर्म का है? और चौथा प्रश्न, आखिर धर्म जानने के लिए ऐसा कौन सा पहचान प्रमाण पत्र देखा जाएगा जिससे गैर हिंदुओं को बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम में प्रवेश करने से रोका जा सके? कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इन प्रश्नों की वजह बीकेटीसी की तैयारी, जिस पर विवाद बढ़ा न सिर्फ समिति पर बल्कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह फैसला सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम तक सीमित नहीं है। बीकेटीसी के अधीन आने वाले 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की योजना है। ओहो, बताया जा रहा है कि कमेटी की आगामी बोर्ड बैठक में इसे लेकर औपचारिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति अपने स्तर पर ही इस मॉडल को गंगोत्री धाम में लागू कर चुकी है, लेकिन अब बीकेटीसी इसी तर्ज पर बाकी मंदिरों में यह बैन लागू करने जा रही है। इस तैयारी के पीछे बीकेटीसी के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी का तर्क क्या है, जरा उस पर नजर डालते हैं। वो कहते हैं उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा जरूरी है। 4 धाम आस्था और साधना का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इसीलिए इसमें प्रवेश नागरिक अधिकार का मामला नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का विषय है। गैर हिंदुओं पर वो कहते हैं उन सभी लोगों का स्वागत है जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए यह प्रतिबंध सिर्फ उनके लिए है जो सनातन धर्म को मानते नहीं। हालांकि उनके इन तर्कों में भी एक सवाल है, अगर 4 धाम में किसी गैर हिंदू की आस्था है तो क्या वो बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर में जा सकता है? और अगर वो जा सकता है तो इस नियम की जरूरत क्या है और ये लागू कैसे होगा?
अब देखिए, एक सवाल यह भी है कि क्या एक सरकारी एक्ट से चलने वाली समिति बीकेटीसी संविधान के अनुच्छेद 15 यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने को बाईपास कर सकती है? क्या सरकार कोर्ट में इस फैसले का बचाव कर पाएगी? देखिए, जहां तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सब ने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहाँ तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उन सब का स्वागत है। और जो इन सनातन धर्मों को परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रतिबंधित है। वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो कुछ कह रहे हैं उसे लेकर आरोप है कि इसमें स्पष्टता कम और गैर हिंदुओं के प्रति एजेंडा ज्यादा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका जवाब हमने खुद बीकेटीसी से लिया। इस पर आपको सवाल जवाब वाली फाइल दिखाते हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष के अनुसार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, इसीलिए धाम का मतलब क्या, सिर्फ मंदिर या पूरा मंदिर परिसर? तो इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि धाम का मतलब पूरे मंदिर परिसर से है। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि गैर हिंदुओं की एंट्री सिर्फ मंदिर के अंदर बैन होगी या पूरे मंदिर परिसर में? इस पर बीकेटीसी का जवाब है, मंदिर के अंदर किसी गैर सनातनी की एंट्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे गैर सनातनी एक सीमा तक सीमित रह सकें। एक सवाल यह भी है कि जो गैर हिंदू मंदिर परिसर में काम कर रहे हैं, क्या वो भी हटाए जाएंगे? जैसे फूल वाला या प्रसाद वाला जो गैर हिंदू नहीं है, उनका क्या होगा? इस पर बीकेटीसी का जवाब है, मंदिर परिसर में पहले से कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि सभी कार्य मंदिर समिति की निगरानी में किए जाते हैं। यह जरूर है कि प्रसाद, फूल, माला बेचने वालों को एक बाउंड्री तक सीमित किया जाएगा। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि मंदिर परिसर में अगर कोई गैर हिंदू सुरक्षाकर्मी तैनात है या कोई गैर हिंदू कर्मचारी है तो क्या उसे भी हटा दिया जाएगा। वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के इस योजना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनी लेते हैं। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, ये उसका संचालन करते हैं। हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करने की तैयारी पर कैसे फिक्र की सियासी फाइट हो रही है। जो इस तरह की पाबंदी के विरोध में है, उनका कहना है ऐसे फैसलों के जरिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है। लेकिन जो लोग इस कदम के समर्थन में, उनका सवाल है धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों होनी चाहिए। इस बैन वाले प्लान के विरोधी कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने का नया तरीका है, लेकिन समर्थकों का तर्क है चार धाम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसीलिए ऐसे फैसले होने चाहिए। गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी का विरोध करने वालों का आरोप है हिंदू मुस्लिम राजनीति बीजेपी का एजेंडा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि आस्था से जुड़ा विषय है, इसीलिए ऐसे फैसले जायज हैं। इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहां पर
मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, यूपी में भी हारी लोकसभा में, बंगाल में भी इस बार हारने जा रहे हैं ये लोग। सरकार ने आनन फानन में इस तरीके की बात कह दी है, क्योंकि आपको भी पता है चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आप कौन सा आदेश लेके आएंगे, कौन सा ऑर्डर लेके आएंगे? है कोई ऑर्डर, है कोई शासनादेश कि आप संविधान के विरुद्ध जाने का कार्य करेंगे? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। अब आपको महाराष्ट्र के थाने में एक ऐसा ब्रिज दिखाते हैं जो आधुनिक काल में इंजीनियरिंग का सबसे बेजोड़ और बेमिसाल उदाहरण है। वैसे उससे पहले दो शब्द, गायब, चौलों का अच्छे। पता लगेगा आपको हम ये क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले उस ब्रिज का ये ड्रोन वीडियो देखिए। 100 करोड़ के इस फ्लाईओवर की शुरुआत 4 लेन से होती है और अचानक बिना किसी चेतावनी के 2 लेन बंद कर दी जाती है, यानी गायब, चलो अच्छे। ये मुंबई के पास थाने के मीरा भयंदर का डबल डेकर फ्लाईओवर है। 4 लेन का यह फ्लाईओवर अचानक संकरा हो रहा है। एक पॉइंट के बाद आगे की 2 लेन है ही नहीं। आमतौर पर कई सड़कों पर बॉटलनेक जैसे पॉइंट होते हैं, यानी कोई चौड़ी सड़क धीरे धीरे बोतल की गर्दन की तरह संकरी हो जाती है। वहां लोगों को आभास होता है कि आगे सड़क संकरी हो रही है, लेकिन इस फ्लाईओवर पर एक पॉइंट के बाद आगे की 2 लेन अचानक बंद कर दी गई। कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश के भोपाल का एक पुल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा था। सोशल मीडिया पर आलोचना हुई तो उस पुल के डिजाइन को दुरुस्त किया गया। अब मीरा भयंदर के इस पुल को लेकर भी लोग आवाज उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस पुल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र का चमत्कार, एक 4 लेन ब्रिज अचानक से 2 लेन में बदल गया। क्या बात है। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम हो चुके हैं। जनता परेशान हो या हादसों में जान गंवाए, सरकार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, न जिम्मेदारी और न जवाबदेही। पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा आम लोग भी इस पुल के डिजाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े और इंजीनियर और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब एक अपडेट बजट सत्र से जुड़ा। आपको बता दें, बजट की हम बहुत ग्रैंड कवरेज करने वाले हैं, आपको मिस नहीं करनी है हमारा चैनल पे ये कवरेज। खैर, कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें 39 दल के 51 नेता शामिल हुए। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। गुरुवार को आर्थिक सर्वे पेश होगा और फिर 1 फरवरी यानी रविवार को, पहली बार रविवार को आम बजट सामने आएगा। इस बार यह सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली में भले ही ठंड हो, लेकिन सर्वदलीय मीटिंग में कुछ मुद्दों को लेकर गर्मी दिखी। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि बजट सत्र में जी राम जी, मनरेगा, विदेश नीति, रुपए की गिरती कीमत, SIR और प्रदूषण समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। और आपको दिखाते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें बड़ी तेजी से। पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या चल रही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में जल्द ही नॉनवेज खाने का विकल्प उपलब्ध होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने शॉल देकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। दोनों की यह बैठक 40 मिनट तक चली है। बेंगलुरु में केंद्र के जी राम जी कानून के खिलाफ हुई रैली में DK शिव कुमार का नाम सुनकर सीएम सिद्धरामैया भड़क गए। जैसे ही सिद्धरामैया रैली को संबोधित करने के लिए उठे, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने DK के नारे लगाने शुरू किए। इस पर सीएम ने चिल्लाकर पूछा, DK कौन कह रहा है? केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण आज दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के सचिव और बजट तैयार करने में शामिल वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 40 सैनिक को सहित 60 लोगों को निकाला गया है। BRO ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत 10,500 फुट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने ऐलान किया है कि अब वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करेंगे, यानी नया गाना नहीं गाएंगे। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा कि अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग न छोड़ने की अपील कर रहे हैं। उनके जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं। तमिल स्टार विजय की फिल्म जन नायकन को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है। डिवीजन बेंच ने फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट देने के
सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट अब इस केस की फिर से समीक्षा करेगा। एक बड़ा अपडेट चांदी पर। आज 1 किलो चांदी की कीमत 24,802 रुपए बढ़कर 3,42,000 के पार हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ 27 दिनों में ही चांदी 1,12,000 रुपए महंगी हो चुकी है। उत्तर कोरिया ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दक्षिण कोरिया और जापान की टेंशन बढ़ा दी है। इन दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उत्तर कोरिया ने समंदर की तरफ कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।